मोटे अनाज यानी मिलेट्स हमेशा से भारतीय भोजन परंपरा के हिस्सा रहे हैं। एक समय था जब हमारी खाने की प्लेट मोटे अनाज से बने व्यंजनों से भरी रहती थी, लेकिन हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भारतीय खेती आमूलचूल रूप से बदल गई। खाद्य सुरक्षा के नाम पर जबरदस्ती थोप दी गई इस हरित क्रांति के दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे साबित नहीं हुए। पूरे हरित क्रांति में स्थानीय भूगोल और जलवायु की परवाह किए बगैर गेहूं और चावल की मोनोकल्चर एग्रीकल्चर की व्यवस्था की गई। हरित क्रांति ने फसलों की विविधता को बुरी तरह प्रभावित किया। पारंपरिक स्थानीय फसलों की बुआई में बहुत कमी दर्ज की गई। हरित क्रांति के पहले पूरे खरीफ सीजन का 46% उत्पादन बाजरा के रूप में होता था, जबकि धान का उत्पादन कुल उत्पादन के सिर्फ 13% ही था। अगर रबी के फसल की बात करें तो हरित क्रांति के पहले कुल रबी के फसल का 42% चना और मात्र 4.3% गेहूं होता था। हरित क्रांति के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गईं। चावल और गेहूं की फसलों में लगातार वृद्धि होती गई और हमारे पारंपरिक मोटे अनाज पिछड़ते चले गए। इसके अलावा हरित क्रांति के पर्यावरणीय प्रभाव भी भयावह साबित हुए। भूजल स्तर में भयावह कमी आई, हमारी मिट्टी जहरीली हुई, हमारा पानी प्रदूषित हुआ, जैव विविधता नष्ट हुई और सबसे बड़ी बात कि हमारे अनाजों और खाद्य पदार्थों में भी खतरनाक पेस्टिसाइड की मात्रा पाई जाने लगी। सॉलिड मेटल और जहरीले तत्व हमारे अनाजों तक पहुंच गए। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में रासायनिक कीटनाशकों के खतरनाक इस्तेमाल के कारण कैंसर की समस्या पैदा हो गई, जिसे आज भी बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। हरित क्रांति के इन भयावह परिणामों के पीछे का कारण ये है कि हरित क्रांति मुख्यतः वाटर इंटेंसिव और केमिकल फर्टिलाइजर इंटेंसिव खेती पर जोर देती है। हरित क्रांति की फसलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और कीटनाशकों की ज़रूरतें होती हैं। इसके अलावा इन फसलों को बोने का लागत मूल्य भी अधिक आता है। ये फसलें स्थानीय जलवायु और भूगोल के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। भोजन से भूगोल का एक गहरा रिश्ता होता है। जहाँ का जैसा भूगोल वहाँ का वैसा भोजन। हमारी प्रकृति स्थानीयता और विविधता का भरपूर सम्मान करती है। आने वाला भविष्य मोटे अनाजों का है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मोटे अनाज जलवायु परिवर्तन की मार से लड़ सकते हैं। मोटे अनाजों को उगाने के लिए बेहद कम पानी की आवश्यकता होती है। इन्हें उगाने में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत भी न के बराबर पड़ती है। ये हमारे स्थानीय भूगोल से जुड़े हुए अनाज हैं, इसलिए इनसे फसलों की विविधता और मिट्टी की सेहत भी अच्छी होती है। यही नहीं, इन मोटे अनाजों में सूखा और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को सहन करने की क्षमता भी है। अगर मोटे अनाजों की बात करें तो इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सावा, कुटकी, सलहार और कांग जैसे अनाज आते हैं। अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस गेहूं और धान को हमारी खाद्य सुरक्षा पूरा करने के नाम पर लाया गया था, वही गेहूं और धान हमारे पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। गेहूं और चावल से आप पेट तो भर सकते हैं, लेकिन पोषण संबंधी ज़रूरतों के लिए मोटे अनाज की तरफ जाना ही होगा। गेहूं और चावल के मुकाबले मोटे अनाजों में ज़्यादा पोषण पाया जाता है। भारत सरकार ने अगले साल यानी 2023 को मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया है, ताकि मोटे अनाजों को फिर से अपने खान पान का अहम हिस्सा बनाया जा सके। यही नहीं, सरकार इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी शामिल करने पर विचार कर रही है। तो यदि कोई पूछे कि मोटे अनाजों का भविष्य बेहतर क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि ये अनाज गेहूं और चावल के मुकाबले कम पानी लेते हैं, ये कम कीटनाशक लेते हैं, कम रासायनिक खाद लेते हैं और ये अनाज गेहूं और चावल के बनस्पति बहुत ज़्यादा पौष्टिक और पोषण से भरपूर हैं। इसलिए आने वाला भविष्य इन मोटे अनाजों का ही होगा।